हाँ, तो ये डिफरेंशियल पे क्वेश्चंस भी थे, प्रॉब्लम्स भी थे, वो मैंने आपको सेंड भी किए थे। हाँ, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो न्यूटन्स मेथड है। न्यूटन मेथड ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। तो न्यूटन मेथड को कैसे डिफाइन कर लेते हैं, तो इसके उस पे मैं नहीं जाता कि कैसे हम न्यूमेरिकल को वालों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके लिए ये फार्मूला भी मैं डिराइव कर देता हूँ, किया है मैंने। आप लोगों की डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, जैसे इसका एप्लीकेशन है। हाँ, तो देखें न्यूटन मेथड जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था तो वही है कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। आप कहेंगे एन क्या है, एन आपकी मर्जी, एन की जगह आप 0 1 2 ये सारे आप पुट करेंगे, ठीक है। एन की जगह आप पुटिंग करेंगे। फार्मूला बहुत इजी आसान है, और इस पे फिर आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। और याद रखें ये जो है न्यूटन मेथड हम तब यूज करेंगे जब हम किसी फंक्शन का डायरेक्ट सोल्यूशन ना फाइंड कर सके, मतलब उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना मुश्किल हो, तो फिर न्यूटन मेथड जो है उस फंक्शन का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आपको देगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन करीब करीब होगा, ठीक है। लेकिन न्यूटन मेथड में याद रखिए क्या है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। एफ डैश का मतलब आपको इस तरह कोई फंक्शन होगा, पहले आप उस फंक्शन को इक्वल टू जीरो कर दें, फंक्शन को इक्वल टू जीरो कर दें, मतलब इक्वल टू जीरो का मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो उसको उस साइड पे ले जाएं। हाँ, तो आप क्या करेंगे फंक्शन में, अगर कोई फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी कुछ है, तो आप उसको सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे, तो राइट हैंड साइड में रह जाएगा सिर्फ जीरो। और उस फंक्शन का आपने एक डेरिवेटिव भी लेना है, लेकिन याद रखिए कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा। तो ये न्यूटन मेथड है। जरा एक बार आप खुद, अगर किसी के पास पेन है या कुछ है तो वो जरा अपने साथ लिख भी लें, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। सर ये फार्मूले लिख, हाँ, लिख ले, नोट कर ले, मैं सेंड भी करूंगा, लेकिन आप लोग जरा लिखें तो थोड़ा बहुत आप लोग ये प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, तो इस मेथड में आपके पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एक्स नॉट, इधर अगर n की जगह जीरो हो जाए तो इसे एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अगर ना हो तो खुद गेस करेंगे, वो कैसे, फॉर्मूला सबने नोट किया है। यस सर। यस सर। ओके, सही है। अभी एक ये कौन है, शेख मोहम्मद फैसल साहब। हाँ, तो ये न्यूटन मेथड है। फैसल जो अभी आए हैं तो उसके लिए एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन, इस मेथड को कहते हैं न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड किस चीज के लिए यूज होता है, न्यूटन मेथड जो है वो जब आप एग्जैक्ट आंसर आप मालूम ना कर सके तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। हाँ, जरा आप इसे एक बार फिर देखें, आपने क्या करना है, फंक्शन को इक्वल टू जीरो आपने लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। और एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब आप एक्स की जगह एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब कि आपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का। हाँ, तो
अभी इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और याद रखिए आपको इस फंक्शन में एक्स नॉट चाहिए, और देख ले वो कैसे होगा। आपको एक प्रॉब्लम गिवन है cos x इज इक्वल्स टू x, और इसका जो अप्रोक्सीमेशन है, इसका जो रिजल्ट है वो 0 और 2 के बीच में है। ये आपको इंटरवल गिवन है, 0 और 2 के बीच में आपका कोई आंसर, आपका आंसर मौजूद है, ठीक है। तो और आपने इसको सॉल्व करना है 6 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब पॉइंट के बाद आपने तब तक इसको करना है जब तक आप पॉइंट के बाद आपने फर्ज करे पहले किया, आपका कोई आंसर आ गया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया, चौथा भी किया, लेकिन तीसरे और चौथे में फर्ज करे 6 डेसिमल जो है वो एक जैसे आ गए, तो बस आप वहां तक स्टॉप हो जाएं। मतलब पॉइंट के बाद 3-4 जो डेसिमल्स है, डिजिट्स है, वो सेम आ जाए। जब सेम आते हैं तो वहां पे आप स्टॉप कर दें। हाँ, फंक्शन आपको गिवन है cos x इज इक्वल्स टू x, तो सबसे पहले इस x को साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा cos x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला टारगेट। देखिए इसका सोल्यूशन जरा। हाँ, आप पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो कर दिया। ये तो बहुत इजी है, जब भी राइट हैंड साइड में कुछ हो तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका राइट हैंड साइड में 0 रह जाएगा। तो आपके पास आ गया cos x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो अभी आपके पास ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, तो ये f ऑफ x। तो f ऑफ x को आप पहले इसी f ऑफ x का आप डेरिवेटिव ले लें। f ऑफ x क्या है? cos x माइनस x। कोई इसका डेरिवेटिव जरा लें, क्या आता है? cos x माइनस x। हेलो, cos x माइनस x का डेरिवेटिव, क्योंकि हमें f ऑफ x भी चाहिए, f डैश ऑफ x भी चाहिए। हाँ, cos x माइनस x का डेरिवेटिव बता दे जरा, जल्दी जल्दी, कोई एक बंदा बता दे, बाकी सबकी जान छूट जाएगी। cos x का साइन आ जाए, साइन x आ जाएगा सर। माइनस साइन x माइनस 1। बिल्कुल, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और x का हो जाएगा 1। तो हाँ, मैंने आपको बताया था फार्मूला ये है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ x। तो ये पूरा f ऑफ x है, ऊपर जो कुछ भी है f ऑफ x, नीचे f डैश ऑफ x है। यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर हो तो पूछ लें। आप फार्मूले में खामखा जरूर लिखेंगे xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस, ऊपर f ऑफ x आपने लेना है, तो f ऑफ x आपके पास जो भी फंक्शन है, तो हमारे पास cos x माइनस x वो f ऑफ x है, तो वो पुट किया, नीचे इसका डेरिवेटिव। ये स्टेप सही है। हाँ, फिर आपने करना क्या है, फिर आप जहां जहां पे n है उस n की जगह 0 पुट कर ले, जहां जहां पे इसमें n है उस n की जगह 0। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया xn प्लस 1, इससे क्या बनेगा? जब n की जगह आप 0 पुट करें तो ये बनेगा। सर 0 क्यों पुट कर रहे हैं सर, इसकी समझ नहीं। हाँ, ये देखें, जब आप ये इसलिए पुट कर रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आपके पास x0 की वैल्यू होनी चाहिए, तो वो वैल्यू तो अभी बता देंगे, लेकिन पहले x0, ये न्यूटन मेथड में आप जरूर x0, ये देखिए ये इस तरह x0 आपने मालूम करना है। तो x0 तब आएगा ना जब n की जगह 0 हो, तो ये 0 होगा n की जगह 0, तो इससे बनेगा x1, ये बनेगा x0, ये भी बनेगा cos x0 माइनस x0 डिवाइड बाय sin x0 माइनस 1। तो ये बनेगा x0 इसलिए कि आपको कौन सा इंटरवल गिवन है? n की जगह पुट करेंगे। हाँ, n की जगह 0। तो जरा देखिए, फिर इससे बनता है ना x1 इक्वल टू x0 cos x0 माइनस x0 डिवाइड बाय माइनस sin x0 माइनस 1।
ये बनता है ना? यस सर। हाँ, जब ये बने तो फिर इसमें आपने x0 की वैल्यू पुट करनी है। तो x0 कहाँ पे है? आपको जो इंटरवल नजर आ रहा है 0 और 2। यस सर। हाँ, तो 0 और 2 के बीच में आप कोई सा वैल्यू उठा के वो x0 है। आपको इंटरवल इस तरह गिवन होगा, तो हमें इंटरवल, तो इसके बीच में आसान सा वैल्यू वो ले लेते हैं 1, है ना? 0 और 2 के बीच में है ये। हाँ, ये हमने पुट किया, तो देख लें आपका ये स्टेप आ गया, ये वाला स्टेप आ गया ना? cos 1 -1 और नीचे ये सब कुछ जो कुछ भी लिखा है कैलकुलेटर में इसी तरह लिख के आपको 0.7503 और इस तरह कुछ आंसर देगा। सही है। ठीक है। हाँ, फिर ये x1 है। x1 मीन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, पहला स्टेप। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसको फर्स्ट आइट्रेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ गया, मतलब आपका पहला आंसर आ गया। अगला आंसर लाने के लिए इसी फार्मूले में जहां जहां पे n है, हमने पहले n की जगह 0 पुट किया था, अब n की जगह 1 पुट करें। जब n की जगह 1 पुट करें तो ये वाला, ये जहां पे कर्सर खड़ा है, तो ये हो जाएगा। n की जगह 1 पुट करें तो क्या आएगा? 0 नहीं, n की जगह 1, 2 आएगा सर। हाँ, तो ये 2 हो जाएगा। ये x1, ये भी Yes. x1, जहां जहां पे n है वो n हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अभी फिर से आपको x1 की वैल्यू भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी। तो ये आपको पहला जो आंसर मिला है ये x1 है, इसे अब वापस उसमें पुट करना है। ये पुट किया x1, आपने उसी फार्मूले में वापस जाके n की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में x2 आ गया, राइट हैंड साइड में x1 और cos x1 और माइनस x1 और डिवाइड बाय माइनस sin x1 और -1 आ गया। तो x1 की जगह आपका पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का जो रिजल्ट है उसे आपने रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस कर दे तो फिर आपके पास एक दूसरा आंसर आ जाएगा। ये स्टेप समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, आपके पास x2 का भी आंसर आ गया। अब फिर वापस जाएं फार्मूले में। अब इनकी जगह क्या पुट करेंगे? मैंने 0 भी पुट किया, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 भी पुट किया, अब 2 पुट करें। जब आप 2 पुट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा x3, ये x2, ये x2, ये भी x2 sin x2। तो ये हो जाएगा x3, फिर x2 cos x2, x2 sin x2। तो आपको x2 का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो x2 ये है, ये 0.73 ये वाला, ये x2 की वैल्यू है। x2 की वैल्यू ले जाके उस फार्मूले में वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे, पुट कर दे, तो आपके पास x3 आ जाएगा, ये वाला। फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करना है, तो आपके पास आ जाएगा x4, फिर x5, फिर x6, फिर x7 और इस तरह। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आना चाहिए, तो 6 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए 0.7 जो था, इसमें भी 0.739085, यहाँ पे 6 पूरे हो गए, यहाँ पे भी 0.739085, तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये बिल्कुल एक जैसा आंसर दे रहा, तो बस यहाँ तक स्टॉप कर दें। अगर नहीं आ रहा था एक जैसा, तो आप 10, 15, 20 तक आप इसे कर देते, आपने करना होता। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना सिर्फ 6 बल्कि 133, तो ये 9 डेसिमल प्लेसेस तक आप दोनों, इसका आंसर सेम है। तो यही इसने आपको सोल्यूशन दिया। सही है सर। ठीक है। हाँ, आप में से कोई इसे समराइज कर ले कि न्यूटन मेथड इंपॉर्टेंट है, इस पे एक आसान सा क्वेश्चन आ सकता है। आपको कहेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यूजिंग न्यूटन मेथड, या न्यूटन रैप्सन मेथड भी इसे कहते हैं।
अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन दैट लाइज बिटवीन या दैट लाइज इन द इंटरवल। बस आपने ये चेक करना है, इंटरवल आपको गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो आप इंटरवल मालूम करेंगे। हाँ, तो आपको कोई फंक्शन होगा, आप सबसे पहले फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे, राइट हैंड साइड में आपके पास 0 आना चाहिए। तो उसे इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो फिर आप इस तरह करेंगे, आप अपने फंक्शन में ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे, एक वैल्यू पुट करें, दूसरा पुट करें, तीसरा पुट करें, जिस तरह आपके पास ये फंक्शन है ये वाला। आप फंक्शन में ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो एक बार पॉजिटिव आंसर दे दे और एक बार नेगेटिव। अगर एक बार तो फिर उन दोनों, जिस वैल्यू को आपने पुट किया और आपको पॉजिटिव आंसर मिल गया और कोई दूसरी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको नेगेटिव आंसर मिल गया, तो मतलब आपने जो वैल्यूज पुट की उनके बीच में आपका आंसर है। तो आप उन, हाँ, लेकिन अभी देखिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो उसके हिसाब से हम वो आगे देखेंगे। हाँ, ये वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में आपको ऑलरेडी x0 की वैल्यू गिवन है। अभी आपको ये भी नहीं करना कि इंटरवल के बीच में से कोई वैल्यू आप उठा लें। और दूसरी बात इसमें ये कि आपको क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है। अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपके पास देखें वही ये एफ ऑफ एक्स है। चलो इसका कोई मुझे डेरिवेटिव बता दे। एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स टू द पावर एक्स क्यूबिक रूट। तो एक्स क्यूबिक रूट मीन एक्स पावर 1/3। वन ओवर थ्री बिल्कुल, एक्स की पावर -2/3। आपने कैसे किया? बिल्कुल किया सर 2/3 आता है। बिल्कुल, क्योंकि -2/3 आएगा सर। एक्स की -2/3 आता है। बिल्कुल, सही है, क्योंकि -2। 1/3 से जब आप 1 माइनस करें तो -2/3 आता है। तो देखें बिल्कुल मेरे पास वो फार्मूला था, एक्स n + 1 = xn माइनस एफ ऑफ एक्स। ऊपर एफ ऑफ एक्स है तो उसकी वैल्यू ठीक है, नीचे एफ डैश है, वो डेरिवेटिव मुझे अब्दुल्ला ने बता दिया ना, मुइज ने, मैंने। मुइज ओके ओके ओके। हाँ, तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, आप ले ले इसका एलसीएम। अगर आप सिंप्लीफिकेशन ना भी करें फिर भी ठीक है, इन दोनों का आप इसका एलसीएम ले तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये बचता है xn - 3n, और फिर उसको भी सिंपल करें तो -2n आ जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन देख ले, सिंप्लीफाई कर सकेंगे? यस सर। हाँ, एलसीएम के बाद आपके पास तो देखें आपके पास आ गया xn + 1 = -2xn। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल हो गया, xn + 1 = -2xn। तो अभी आप क्या करेंगे, n की जगह 0 n की जगह 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 और यहाँ पे आएगा 2x0 -2x0। तो x0 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। x0 क्या था, x0 आपको गिवन है 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1। तो आपका पहला आंसर जो है x1 = -2। आप फिर से इसमें n की जगह फिर 1 पुट करें, -2x1, तो x1 की जगह फिर 2, दूसरा आंसर, फिर तीसरा आंसर, इस तरह आता जाएगा। करा दो कि नहीं अभी? सही है सर, सिर्फ पुटिंग करनी। बिल्कुल, न्यूटन मेथड, ठीक है। सही है। हाँ, चलो अब ये चंद क्वेश्चंस हैं न्यूटन मेथड पे।
तो ये इसमें है कितने हैं, 1 2 3 4, ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन भी आप ये ट्राई करेंगे। मैं ये कॉपी करके आपको सेंड कर देता हूँ। करंट सेक्शन ये हो गया डाउनलोड, या चलो इसका लिंक उठा के वहां पे आपको अभी अभी हो सकता है कि नहीं, बाद में इसमें हो सकता है लिंक आ सकता है। ठीक है, ये असाइनमेंट था। सर जी सर आपने पहले जो एल हॉस्पिटल रूल था उसके भी कोई असाइनमेंट दिया था? दिया था मैंने। इसी गूगल क्लासरूम में ही आपने वो नहीं दिया। अपलोड की थी? हाँ नहीं मिला है। चलो चलो देखें अभी, ये ले। आप लोगों ने ऑलरेडी 2 असाइनमेंट सबमिट की कि एक? सर एक। हाँ, तो इस तरह करें कि चलो एक न्यूटन मेथड पे, ये तो 14-15 क्वेश्चंस है ना। यस सर। हाँ, तो ये सारे ये ट्राई कर ले, और जितनी भी आप इसमें से साफ साफ लिख सके तो वो मुझे बस फिर दे दे, लेकिन आपको सारे आने चाहिए। और एल एल हॉस्पिटल रूल, हाँ इसकी भी, तो वो एक असाइनमेंट हुआ, ये दूसरा हुआ। और इससे पहले कौन सा दिया था जो आपने नहीं किया? इससे पहले तो कोई नहीं दिया था सर। चलो सही है, चलो डिफरेंशियल का भी एक कर दें। ऐसा है कि इससे आप लोगों को मार्क्स देने हैं, तो वो भी तो असाइनमेंट्स उस पे डिपेंड करता है ना। अगर आप लोग असाइनमेंट कर ले तब ना। सर आपने दी है। जी जी सामा। जी। हेलो। जी 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 सर जी आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ आपने कितने असाइनमेंट दिए हैं अभी? असाइनमेंट्स तो मुझे आप 5 आप असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे। टोटल एक तो दिया है ना। सर ये असाइनमेंट नंबर 2 है? 2 और 3 हो गया है। अच्छा सही है, ये 2 और 3 असाइनमेंट। सर एल याद हॉस्पिटल में भी करेंगे और न्यूटन पे भी। हाँ सही है। और सर कितने ऐसा क्वेश्चन करेंगे? एक ये तो चलो आपको आखिर में बता दूंगा। और मैंने मीन वैल्यू थ्योरम तो पढ़ाया था ना आप लोगों को। नहीं नहीं पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं, जब आप वो सी वैल्यू आप मालूम करते थे। नो सर नहीं। इस तरह तो कुछ हाँ याद नहीं है सर। चलो एक मिनट, वो मैंने कराया था। चलो ये पीछे जाते हैं, असाइनमेंट तो छोड़ के नोट्स में। ये कैलकुलस 1, ये मीन वैल्यू थ्योरम। ये अब जरा देखें मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या था। मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह था कि
आपके पास कोई फंक्शन होगा, और मीन वैल्यू थ्योरम आपको ये बताता है, मैंने किया था कि आपके पास कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूअस होगा। आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, और मतलब ए बी, और वो फंक्शन उसका डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। और एक बात ये कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होगा, मतलब आपके पास दो वैल्यूज है ए और बी। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाँ ये रूल थ्योरम था, ठीक है, मीन वैल्यू ये था, ये था मीन वैल्यू। तो अभी चलो ये थोड़ा सा डिस्कस करके आपको इस पे क्वेश्चन भी कराता हूँ, ये ऑलरेडी किया भी था। हाँ ये जरा गौर से देखिए इसको, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम में आपके पास कोई फंक्शन होगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये सॉरी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ए और बी पे, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब आप फंक्शन में ए से लेके बी तक कोई सा भी वैल्यू पुट कर दे वो आपको आंसर देता रहेगा। और एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल होगा इन ए बी, मतलब अगर आप फंक्शन में का डेरिवेटिव ले लें तो और फिर इसमें से पुटिंग कर दे तो ठीक है, फिर भी आपको आंसर देता रहेगा। तो कहते हैं अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो फिर क्या कहता है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको ये बताता है कि ए और बी की बीच में से कोई वैल्यू सी जरूर होगी जो कि इक्वल है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। मतलब फंक्शन में पहले बी पुट कर दें, फिर ए पुट कर दें, और फिर बी से ए माइनस कर दें, तो वो इसकी इक्वल होगा। आप इसको b माइनस ए को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई कर दें, ये b माइनस ए मल्टीप्लाई करें तो एफ डैश ऑफ सी के साथ उसका प्रोडक्ट आएगा ऐसा, और एफ ऑफ b माइनस ए वो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, ठीक है। ये तो ये बस याद रखिए, अगर आपके पास आ जाए कि मीन वैल्यू थ्योरम यूज करें तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ठीक है। आपके को ये याद होना चाहिए। तो अभी एक एग्जांपल इस पे ट्राई कर देते हैं। एग्जांपल 1 कहाँ पे है? ये एग्जाम्पल आप देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स ऑन माइनस 1 2। आप इसमें से मुझे बता सकते हैं कि इसमें ए और बी कहाँ पे है, कौन सी वैल्यू ए और बी के हैं? सर 1 and 2। बिल्कुल, ए इसमें -1 और बी 2 है बिल्कुल। अब इसके सोल्यूशन में आप, और ये फंक्शन है, तो इसके सोल्यूशन में आपको एफ डैश ऑफ एक्स मालूम करना है, क्योंकि वहां पे थ्योरम में देखिए एफ डैश ऑफ सी है। तो ये देख ले जरा, तो आप पहले वहां पे एफ डैश मालूम करेंगे, एफ डैश मतलब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आके 4x माइनस एक्स, तो आपके पास एफ डैश हो गया। फिर मैंने आपको इधर कहा था कि फिर ए और बी के बीच में कोई वैल्यू सी है, तो आप ये लिखेंगे भी, देन अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। एफ ऑफ बी क्या मतलब, आपके पास ऊपर फंक्शन है, वहां पे ये 2 पुट कर दे। ये फंक्शन कहाँ पे है? हाँ यस सर समझ गए। हाँ, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह किसी एक्स की जगह पहले 2 पुट कर दें,
फिर -1 पुट करें। जब 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ बी है, 1 पुट करें तो एफ ऑफ ए है, तो वो उठा के यहाँ पे पुट कर दें जहाँ पे हमने पुट किया। और एफ डैश ऑफ सी, सी मीन कि आपने एफ ऑफ एक्स मालूम किया है, तो यहाँ पे सी करने से 3c² + 4c-1 आ जाएगा। ये तो ये आपने कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो कैलकुलेशन सिंपल करने से आता है 3c² + 4c-1 = 4। 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो आ गया 3c² + 4c-1, और इसको अब फैक्टराइज कर दें या क्वाड्रेटिक फार्मूले पे सी की वैल्यू निकालें। ठीक है, सी की वैल्यू कोई सा आ गई। ये मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन था। तो सी की कोई सा भी वैल्यू आप स्क्वायर रूट में लिख या कैलकुलेटर पे मालूम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सी की वैल्यू दिखाइए। देखें सी की वैल्यू, ये दूसरा जो है ये, ऐसे आप सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है c = -b + -b² - 4ac / 2a, उसमें आप पुट कर दे तो सी की वैल्यू बाद औक़ात वो आसानी से मालूम हो सकता है, फैक्टराइजेशन से हो सकता है। सर ए भी गिवन होगा हर क्वेश्चन में? बिल्कुल गिवन होगा। सही है। तो सी की वैल्यू आपके पास 2 सी की वैल्यूज आ गई, 0.786 और -2.119। अब ये दूसरा जो है आपको गिवन है, f (x) is continuous between 6 and 5। सर ये नोट्स पर सेंड करना। हाँ, ये सेंड कर रहे हैं। तो ये इस तरह, इस पे कोई क्वेश्चन आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है? ओके सही है, इस तरह कोई सा भी सिंपल सा क्वेश्चन होगा वो मैं सेंड कर दूंगा। पेपर थोड़ा आसान बनाइएगा। पेपर तो आसानी से बनाऊंगा। आसान बनाइए, आसान से। ठीक है, सही है। ये मैं वापस अभी हमने मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू सर न्यूटन किया और एल हॉस्पिटल सर ये सेंड। सही है। हाँ, बस मैं अगर भूल भी जाता हूं तो आप लोग कोशिश करें कि हम इस हफ्ते में पूरे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर दें, कि बस आपको एक मार्क्स में लगा दें। सही है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल के लिए पहले ये सेक्शन पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें फार्मूला है। इसमें चलो प्रीवियस सेक्शन में मैं चेक करता हूँ पहले फार्मूला। मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन वीडियो में ये था कि वो लैपटॉप मेरा बीच में से वो उसने काम छोड़ दिया। इससे भी definition of integrals. चलो बस इसी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वो फार्मूला कौन से में था वो मैं भूल गया हूँ। हाँ, इंटीग्रेशन आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशियल का रिवर्स है। डेरिवेटिव, जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आपको कोई रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को वापस अपने फंक्शन में वापस लाना है तो उसके लिए यूज होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का फार्मूला आपको पता है कि नहीं?
वो देखें, ये फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। कोई जरा इसका डेरिवेटिव ले लें, तो इसके डेरिवेटिव से आता है 4x³ + 3। यस ठीक है, सर। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। तो अभी अगर इसको हम वापस कर दें, वापस ये इससे लाएं, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमने इसका किया कि इसको इंटीग्रेट किया। हाँ, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन। आप, हाँ, इंटीग्रेशन में ये याद रखें कि डेरिवेटिव में पावर क्या होता था, पावर माइनस होता है, और इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है। तो डेरिवेटिव में जो पावर नीचे आता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा। हाँ, 9x या 2x या 7x, इसका डेरिवेटिव लेने से x खत्म हो जाता है, और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसके साथ x आ जाता है, और डेरिवेटिव में कांस्टेंट खत्म हो जाता है, फंक्शन से कांस्टेंट खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट पैदा होता है। तो ये इसमें खास बातें हैं। जरा ये एक छोटा सा इसका, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमने उसको कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट किया। हाँ, जब आप बोथ साइड इंटीग्रल ले ले, इधर भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो जब इसका इंटीग्रल ले लेते हैं तो इसी को इस तरह छोड़ दें, और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एफ से, राइट हैंड साइड में एफ से डैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एफ डैश पैदा करता है, इंटीग्रेशन वो खत्म कर देता है। मतलब हमने इसका इंटीग्रल लिया, और ये मैंने आपको बता भी दिया कि उसके साथ कांस्टेंट आ जाता है। ये देखिए, इसके साथ इंटीग्रल वो ये आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल लिया तो वो एफ ऑफ एक्स हो गया, और प्लस कांस्टेंट। सही है, ये कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जस्ट इसको प्लस कांस्टेंट लिख लेते हैं, और ये जो है इसे इंटीग्रल सिंबल कहते हैं, और ये जो फंक्शन है इसे इंटीग्रेंट कहते हैं। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर लेते हैं वो इंटीग्रेंट, और x जो होता है उसको इंटीग्रल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और सी इसमें क्या है, सी इसमें कांस्टेंट है। ये थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजी है। अब चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। हाँ, ये याद रखिए, जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल हर एक के साथ अलग अलग ले। इसमें तो डायरेक्ट हुआ है, लेकिन आप ये करेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल साइन हर एक के साथ फंक्शन में प्लस माइनस अगर है तो उसके साथ अलग अलग लिख के, तो जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सोल्यूशन है। तो इसके सोल्यूशन होगा x पावर 4 से क्या आएगा, ये x पावर 4। तो इसको जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो x पावर 4 से आ जाएगा x पावर 5 और डिवाइड बाय 5। 3 सेम रहेगा, x पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा 2, और उसी 2 पे डिवाइड भी कर लें। -9, देखें डेरिवेटिव 9 के साथ, 9 कांस्टेंट है तो इसके साथ x पैदा कर देगा, 9x। जिस तरह 9x का डेरिवेटिव ले 9, तो 9 का इंटीग्रल 9x, और प्लस कांस्टेंट आपने जरूर लिखना है। इसमें जरा कोई पूछ ले, ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसमें किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो? सर ये +c किधर से आ गया सर? हाँ, और ये 9x भी समझा दे, ये कांस्टेंट का इंटीग्रल। हाँ, इतना तो आपको पता है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है। यस सर। हाँ, तो जरा तुम इन कांटेक्ट रहो, मुझे जवाब देता रहो, और फिर उसामा शिराज भी। 9x, चलो एक फंक्शन है 9x, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा सर। नहीं, 9x
9। अच्छा 9 आ जाएगा कौन उसका बिल्कुल 9। डेरिवेटिव। तो आपने डेरिवेटिव लिया, आप इसका रिवर्स अप्लाई करेंगे 9x, सॉरी 9 का आप वापस इंटीग्रल ले लें। डेरिवेटिव ने x खत्म किया था तो इंटीग्रल उसका रिवर्स है, ये x क्या करेगा? अच्छा एक्स हाँ एक्स जो उसकी पावर +1 हो जाएगी और नीचे 1 आ जाएगा, तो ये फिर नहीं नहीं, 9x आ जाएगा। पहले x था ही नहीं, जी सर। 9 के साथ x था ही नहीं, लेकिन शुरू में आप देखें बिल्कुल बेसिक से, फर्ज करें हमारे पास कोई फंक्शन 9x है, आप इसका डेरिवेटिव ले तो सिर्फ 9 आएगा। ये सर 9 आ जाएगा। वापस अपना फंक्शन लाने के लिए आप 9 का इंटीग्रल लेंगे। तो 9 का इंटीग्रल के से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है। डेरिवेटिव ने हमें 9 दिया तो इंटीग्रल वापस उसका अपना x दिलाएगा, ये सर तब ये 9x आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और उसामा, यस सर। फर्ज करिए कोई क्वेश्चन है 2x+3, आपने यस। डेरिवेटिव लिया, 2x का तो हो जाएगा 2, +3 कहाँ जाएगा? 0। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी देखिए, आप मतलब जब फंक्शन कोई फंक्शन 0 हो गया था तो मतलब वहां पे कोई कांस्टेंट मौजूद था, कांस्टेंट मौजूद था तो डेरिवेटिव ने उसे 0 कर दिया। अब जब कोई किसी फंक्शन में कांस्टेंट कुछ ना हो, मतलब आपने आपके पास है जिस तरह 2x+3 को आपने डेरिवेट किया तो 2x का +3 का सिर्फ 2 आ गया। तो 2 तो जिस तरह इसको मैंने समझा दिया कि 2 का आपने इंटीग्रेट किया तो इसने आपको इंटीग्रेशन ने 2 को अपना x वापस दिला दिया, लेकिन प्लस इसके साथ कुछ और भी था, +3 था, तो इंटीग्रेशन वो भी दिलाएगा, तो इसलिए +c लिखेगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ था जो डेरिवेटिव ने 0 कर दिया, हम उसे भी वापस दिला देते हैं। तो यहाँ पे c मतलब ये वही 3 है, लेकिन ये 3 मालूम करने के लिए बाद में फिर हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल में ये भी मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये सादा जो इंटीग्रल है, तो इसमें जस्ट c लिखेगा कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है मैं नहीं बता सकता, ये कांस्टेंट इस तरह ये इंटीग्रल ये बताता है। और जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपको वो 3 मालूम करके छोड़ेगा, लेकिन ये इंटीग्रल सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट था वो 0 हो गया है, तो इसलिए हम +c लिख लेते हैं, उसकी याद में कोई c लिख लेते हैं। समझ नहीं आया उसामा? समझ आ गई सर। हाँ, इसका अगर बोर्ड होता तो मैं आपको कोई इस पे एग्जाम्पल भी दे देता कि ये c क्यों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ यस सर, वही तो मसला है। हाँ मसला, चलो ये मसला हल कर देते हैं। ये लिखना थोड़ा सा इसमें मुश्किल है। जी सर। हाँ, चलो y = x² है, इसका जब डेरिवेटिव ले लें तो इसके ये डेरिवेटिव क्या आएगा? y' = 2x। y' = 2x हो गया। हाँ, अब बिल्कुल यही सब कुछ इधर अगर +5 हो जाएंगे तो इस दोनों का आंसर अभी ये सेम रहेगा। देखिए जरा, दोनों का आंसर क्या है? सेम है ना? यस क्योंकि पहले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें कोई कांस्टेंट ही नहीं था, और इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 हो गया। अब ऐसा कर देते हैं, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। हाँ, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई कर लें, तो यहाँ पे इंटीग्रल ले लेते हैं। हाँ, ये मैंने इंटीग्रल लिया, इसके साथ dx लिखा, तो इस पे जब इंटीग्रल ले लेता हूं तो इंटीग्रल ये क्या करेगा? इंटीग्रल इसको इसका x का पावर क्या बना देगा आपको? 2, और डिवाइड बाय 2 भी करेगा। और इंटीग्रल में मैंने आपको बताया कि इधर इसके साथ +c भी लगेगा, तो ये 2 और नीचे 2 ये खत्म हो जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलता है
आपको ये आंसर मिल गया। मतलब आपने जो डेरिवेटिव लिया था तो इससे डैश भी खत्म हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन आपने वाई डैश का कर दिया तो वाई डैश ने इसको सिर्फ वाई बना दिया। ठीक है। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसको जब आप इंटीग्रेट कर लें और इस साइड को भी इंटीग्रेट कर लें तो इधर आपको क्या, इधर भी आपको वही आंसर मिलेगा। हाँ, लेकिन ये सी जो है, ये सी आप जब इस पे पूरा प्रोसेस करेंगे वो अभी नहीं, वो बाद में होगा। आप इस पे प्रोसेस करेंगे तो वो ये आपको फर्स्ट के लिए 0 कर देगा, दूसरी के लिए ये आपको 5 कर देगा, तो फिर जाके आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेंगे। वरना ये दो क्वेश्चंस जो है इन दोनों का डेरिवेटिव सेम आता है, डेरिवेटिव तो सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो आपके इधर भी प्लस सी इसके साथ भी लगेगा, उधर भी प्लस सी लगेगा, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे इस सी की जगह 5। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। सी क्यों लगेगा? सी इसलिए कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज है कि यहाँ पे मेरे इसके साथ कोई कांस्टेंट था या नहीं था, तो यहाँ पे नहीं था, तो ये सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये खुद ब खुद 0 हो जाएगा, तो मतलब हाँ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं था। और यहाँ पे जब आप सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 देगा, तो तब आपको इसका जो सी की अफादियत का पता यहाँ पे चलेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, अभी इस क्वेश्चन को इसको आप इंटीग्रेट कर लें तो x पावर 4 को जब आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो x पावर 4 से आएगा x पावर 5 डिवाइड बाय 5। 3x का क्या होगा? 3 तो इसी तरह रहेगा, लेकिन x का पावर 1 है तो ये ऊपर 2 डिवाइड बाय 2। 9 के साथ आपने इसको इंटीग्रेट किया, 9 के साथ x आ जाएगा, और इसके साथ एक कांस्टेंट जरूर लगेगा, वो ये है। सही है। इंटीग्रेशन में ये होता है कि पावर के साथ 1 प्लस होता है, तो नया जो पावर होता है वो नीचे इस पे आपने फंक्शन को डिवाइड करना होगा। यस सर। ओके। हाँ, अब ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ, अब ये बात याद रखें, इधर ऊपर हमने ये यूज भी किया, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जिस तरह 3x था, ऊपर देखें ये 3x है, तो इस 3x में आपने 3 को बस कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ x का आपने डेरिवेटिव लिया, 3 उसी तरह सेम रहा, x का पावर 1 था तो x पावर 2 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो मतलब किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप वो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट बाहर निकाले और इस x को इसी तरह ट्रीट कर ले, इसका इंटीग्रेशन मालूम करे वेरिएबल का। तो ये जो है रूल है कि अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाले और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले, इंटीग्रेशन ले। ठीक है। हाँ, अब अगर फंक्शन के साथ कोई नेगेटिव चीज, नेगेटिव मल्टीप्लाई है, तो उस नेगेटिव को भी बाहर निकाले ना, बाहर नेगेटिव लिख के, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर लिख के एक्स स्क्वायर ये है या जो भी है उसका आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें। सही है। हाँ, और ये भी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं किसी दो फंक्शन का और दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है, तो आप एक को अलग कर ले, दूसरे को अलग कर ले, मतलब एक का भी इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का अलग इंटीग्रेशन मालूम करे, दूसरे का अलग मालूम करे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट है, दोनों फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, तो इसी तरह जिस तरह आप लोग डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसी तरह इसका भी अपना एक रूल है।
अगर कोई दो फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो इस तरह एफ और जी फर्ज करे, तो वो तो ये नहीं है कि एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, नहीं, उसके लिए अपना रूल है। तो इसी तरह इंटीग्रेशन भी अगर प्लस मल्टीप्लाई है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक का इंटीग्रल और दूसरे का इंटीग्रल, ये इसका मतलब नहीं है। आप इसका इस पे कोई खास रूल यूज करेंगे, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अगर डिवाइड है तो डिवाइड के भी ये नहीं कि ऊपर फंक्शन का अलग इंटीग्रल और नीचे का अलग इंटीग्रल ले लो, बस बात खत्म, नहीं, इस तरह नहीं हुई। हाँ, अब ये वाला ये तो हमने कर भी लिया कि जब किसी फंक्शन का डिफरेंशियल आपको गिवन है, आप इसका इंटीग्रल मालूम करते हैं, इंटीग्रेशन मालूम करते हैं, तो 4 के साथ 1 + 5 डिवाइड बाय 5, 3 सेम, x के साथ 1 पावर के साथ 1 प्लस, तो x² डिवाइड बाय 2 -9x, वो हो जाएगा फंक्शन। तो ये इसका सोल्यूशन देखिए जरा, जिस तरह मैंने बता दिया वो है। ठीक है, हाँ, ये अब इंटीग्रेशन का असल फार्मूला ये है xn, तो x n का जो पावर है वो +1 कर दे और इसी को नीचे भी डिवाइड करे, लेकिन याद रखिए x ये n जो है इनकी जगह -1 ना हो। जब इसकी जगह -1 हो तो फिर ये 1/x बनेगा, तो 1/x में फिर log यूज करते हैं। तो याद रखिए ये फार्मूला तब यूज होगा जब n की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन n की जगह -1 ना हो। सही है। और ये भी अभी मैंने आपको बता दिया कि 9 का जब आप इंटीग्रल लेते हैं, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रल, तो उसके साथ कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट, प्लस एक नया कांस्टेंट। जिस तरह 9 का आप इंटीग्रल लेते हैं तो 9x + c, 10 का इंटीग्रल ले लेते हैं 10, ये 10 और ये फर्ज करें इसका इंटीग्रल dx इंटीग्रल, तो फिर 10x प्लस कांस्टेंट आएगा। और ये चीज है अब बिल्कुल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स है। तो आप लोगों को पता था कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बिल्कुल। और अभी उस तरह नहीं होगा, साइन का इंटीग्रल कॉस नहीं होगा। हाँ, याद रखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस था और कॉस का माइनस साइन, तब डेरिवेटिव उससे एक एक बदला लेंगे। डेरिवेटिव ने इन फंक्शन के साथ जो कुछ भी किया था तो इंटीग्रल उसका एक एक का हिसाब लेगा। जिस तरह आप देखें कॉस का क्या आया था माइनस साइन, अब साइन का आएगा माइनस कॉस। हाँ, अब ये देखिए इंटीग्रल सर, हाँ हाँ इंटीग्रल, ये उलट है। अब जरा देखें, जरा सुने गौर से, साइन का डेरिवेटिव था कॉस, तो फिर कॉस, ये दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा वाला ये, तो साइन का डेरिवेटिव था कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल भी होगा साइन। तो इसने कुछ नहीं कहा था तो ये भी नहीं कहेगा। अब यहां पे देखिए कॉस का इंटीग्रल, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन आया था, तब साइन भी उससे अपना बदला यहां पे लेगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आएगा। ठीक है। अब ये भी याद रखिए टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या था सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर से वापस टेंजेंट आएगा वो इंटीग्रल में। और आप में से किसी ने बताया था क्लास में भी कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है सीकेंट एंड टेंजेंट, तब सीकेंट एंड टेंजेंट का इंटीग्रल होगा सीकेंट। तो ये चीजें आपने याद रखनी होगी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि हम उससे इंटीग्रल वो डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव ने फंक्शन के साथ जो जुल्म किया था, अब इंटीग्रल उसके एक एक का हिसाब लेगा। सही है। और बिल्कुल उसी तरह हिसाब लेगा। हाँ, अब ये भी याद रखें e⁻x का डेरिवेटिव क्या था, किसी को याद है? e⁻x
सर यही आएगा e⁻x। बिल्कुल, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स आया था, तो अब इंटीग्रल भी वही आएगा, क्योंकि ये देखिए इसका इंटीग्रल भी वही। और जब ए पावर एन एक्स वाला, ये आप, ये चंद फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। ए पावर एक्स इंटीग्रल, ये ए पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग एक्स की इक्वल है, और नेचुरल लॉग, ठीक है। और जिस तरह आप लोग log x का डेरिवेटिव लेते थे, log x से 1/x आ रहा था, तो अब देखिए 1/x से आएगा log x, लेकिन याद रखना है प्लस कांस्टेंट आपने जरूर लिखना है। ये देखिए जब आप log x का डेरिवेटिव लेते थे तो 1/x आ जाता था ना, अब 1/x से आएगा log x। ये चंद फार्मूले भी, ये खैर है, जब क्वेश्चन में आएंगे तो आप ये याद भी कर लेंगे और ये हो भी जाएगा। तो ये चंद फार्मूले हैं कि टेंजेंट इनवर्स, जब देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल भी यही। तो ये चंद फार्मूले खैर मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग वो याद कर लेंगे। अब ये चंद क्वेश्चन हैं, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये सब के लिए इजी होगा। माइनस से ना डरे, इंटीग्रेशन में पावर माइनस हो या प्लस हो, बस उस पावर के साथ 1 प्लस होगा। तो ये ए बी सी डी ई एफ इन सब का सोल्यूशन ये है। देखिए इसको जब 5t3, तो ये हो जाएगा 5t4 डिवाइड बाय 4 माइनस 10 t पावर -6, तो -6 के साथ 1 प्लस करे तो -5 बनेगा, और उस पर डिवाइड भी कर लें। 4 के साथ कोई t नहीं था तो इंटीग्रेशन में उसके साथ t आ जाएगा और प्लस का, बस ये खत्म। ये भी सेम कर लें। और ये जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि एक्स क्यूब और होल पावर 1/3, तो x पावर 3/4 इसको ऊपर ले जाएं, x का पावर 1/2 है, ऊपर ले जाके ये हो जाएगा -1/2, तो उससे ये बनता है। ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड से ये बन गया। फिर अब इसको इंटीग्रेट कर दें, पावर जो कुछ भी है 3/2, तो 3/2 के साथ 1 प्लस करे तो 7/2 डिवाइड बाय 7/2, -5 के साथ 1 प्लस करे तो -4 डिवाइड बाय 4, इसी तरह इसके साथ भी कर लें। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? इंटीग्रेशन में नहीं है। हाँ अब ये वाला, ये जरा बता दें, ये फोर्थ डी वाला, यहाँ पे इंटीग्रल dy है, आपके जहन में क्या आता है? हेलो, यस सर। हाँ इंटीग्रल dy, ये वाला, ये तो मतलब यहाँ पे कुछ है, वो क्या है 1, तो 1 को इंटीग्रेट करे तो आपके पास उसी 1 से क्या आएगा, जिस तरह सिर्फ x है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे आता है 1, सिर्फ y है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो वो dy। तो देखें ये वाला यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 ये लगा, असल में ये इंटीग्रल और ये d ये एक दूसरे की रिवर्स है, तो ये d और ये इंटीग्रल आपस में खत्म हो के सिर्फ y देगा। यह सादी सी बात ये है कि अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y तो y आएगा। ये देख ले, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये समझ आ रहा है कि नहीं?
अगर सिर्फ इंटीग्रल डी टी हो तो उससे आएगा सिर्फ टी, इंटीग्रल डी एक्स है तो सिर्फ एक्स, इंटीग्रल और डी थीटा है तो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं था तो सिर्फ थीटा इससे बचेगा। सर जी 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 सर अगर 1 की जगह पर y होता हाँ हाँ बिल्कुल, फिर अगर क्या 1 तो फिर वाई स्क्वेयर आए आता, वाई का जो भी पावर है उसके साथ 1 प्लस होगा और उसी को डिवाइड भी करेंगे तो वाई स्क्वेयर बाय 2। यस सर। और भी कोई पूछ रहा था कुछ मेरे ख्याल में। हाँ, और ये इसमें ओमेगा डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है या हाँ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू को भी उसी तरह ट्रीट कर ले, पहला डब्ल्यू है तो वो हो जाएगा डब्ल्यू ना। हाँ सर हमारी सेकंड क्लास बस स्टार्ट होने वाली है सर। हाँ चलो बस ये आखिरी क्वेश्चन ये एफ वाला वो कर देता हूँ। इसमें भी इसमें आप क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई से ही आता है, अब इसको इंटीग्रेट करें। और ये वाला इसमें क्या करें, 10x 10 को भी x3 पे डिवाइड करें, 2x4 को भी x3 पे डिवाइड करें, इसको भी x3 पे डिवाइड करें, हर एक को x3 पे डिवाइड करें। ये देखिए डिवाइड हो गया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ऊपर पावर 7, इधर ऊपर जस्ट x और इधर नीचे सिर्फ x आ गया। तो अभी इस पे आपने फार्मूला यूज किया ये तो x पावर 7 है तो x पावर 8 और ये 15 ओवर x है, और आपको पता है 15 इंटू 1 ओवर x, और 1 ओवर x का मतलब log x है। जिस तरह log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x तो 1 ओवर x आता है log x। ठीक है, बस ये इसका सोल्यूशन है। ये सारे मैं सेंड कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में कल फिर पूछ लें। और कितना इतना जल्दी स्टार्ट हो गया, अभी तो मिनट टाइम है। इसका लिंक अभी सेंड कर दूं? कर दे सर, ये जो असाइनमेंट वगैरह के क्वेश्चंस भी दिए वो सारे भी कर दे। वो तो सर अभी ये मैंने वीडियो कर भी दिया। सेंड कर दो सर, ओके सही है, यूट्यूब पर सर डाल दें। चलो सही, यूट्यूब पे ठीक है। चलो ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो Eight present. 10 present. 12 here. 17 present. Roll number 20 present. 28 present. 29 present. 30. आज तो full attendance है. Okay, I've got you. Attendance लगा देगा. तुम भी. Okay, class. Attendance. Roll number 1 present. Roll number 2 sir present. Roll number 3 present. 4 present. 8 present. 10 present. 12 here. 17 present. Roll number 20 present. 28 present. आज तो full attendance है. हेलो मिसेस फैसल अकबर। ओए मिसेस तीजो फैसल पार्टियां अकबर ना लाओ, बाज आइयो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ फैसल ਗੋਡਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਛੋਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਡੇ। Present. ਲਾਫਿਜ਼ Present. 8 present. 10 present. 12 here. 17 present. Roll number 20 present. 28 present. 29 present. 30. आज तो full attendance है. हेलो
दानिश मेरी अटेंडेंस लगा दोगे प्लीज? नो प्रॉब्लम, मेरी भी अटेंडेंस लगा देना। ओके आपका मेरी अटेंडेंस लगा देगा। अटेंडेंस रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 सर प्रेजेंट, रोल नंबर 3 प्रेजेंट, प्रेजेंट। वो करना यार। हंझला सर आम्ही दे कसम देता दगा ते